फॉर्मेशन नहीं होता है, पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव पे जाके आपका इन हो जाता है, ठीक है। और जो भी आपके चार्ज आपका क्या नई सा मोशन होती है वो डिपेंडेंट करते हैं किसी क्या टेस्ट चार्ज के मोशन की डायरेक्शन को। अगर कोई टेस्ट चार्ज आप रखा जाए तो वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, वो मूव करेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है। तो कल थोड़ा सा चीज़ें समझा दी गई थी। एक पॉइंट यहाँ पर बताना था, नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। नल पॉइंट आ क्या, न्यूट्रल पॉइंट। तो एक टर्म आता है आपका नल पॉइंट, आईसी कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। नल पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर मतलब प्लस प्लस, वैसे हम लोग डिस्कस को कहते हैं प्लस प्लस के लिए डिस्कस किया जाता है। तो अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं एक दूसरे के क्लोजर पॉइंट पे आपकी रखी गई है, क्या रखी गई है, एक दूसरे के क्लोजर पॉइंट पे रखी गई है, उस केस में क्या होगा, एक प्लस है दूसरा प्लस, एक प्लस है दूसरा पे क्या है प्लस है। तो ये भी फील्ड यहाँ पर होंगे, यहाँ से भी होंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे। एक पॉइंट में ऐसा मिलता है जीरो जीरो हो जाती है, उससे हम लोग न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट कहते हैं। द पॉइंट बिटवीन द बोथ चार्जेस एट व्हिच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। यहाँ पे नेट फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाती है, उसी को नल पॉइंट या हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। जैसे ये प्लस मान लो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ठीक। यहाँ से हमने यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे नल पॉइंट ले रहे हैं, तो इस प्लस की वजह से फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, E1 तक हो जाएगा। इस Q2 की वजह से फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, B2 तक, ठीक। तो नल पॉइंट पे यानी न्यूट्रल पॉइंट पे दोनों की वजह से रिजल्टेंट जो फील्ड होगा बेटा वो जीरो होगा। जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक क्या है इधर की तरफ, तो दूसरा मोबाइल मत कर लो बेटा, एक इधर की तरफ तो दूसरा क्या होगा उधर की तरफ। तो यहाँ पे नेट फील्ड की वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो हो जाती है। नेट फील्ड क्या होगा आपका, जीरो हो जाता है। जब नेट फील्ड यहाँ पे जीरो होगा तो उस कंडीशन में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। अगर न्यूट्रल पॉइंट पे किसी चार रैंडम चार पार्टिकल को रखा जाए तो उसके द्वारा कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। जैसे फील्ड जीरो, अब हम लोग फोर्स पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे पढ़ा है ना। यस सर। जब फील्ड की वैल्यू नेट जीरो हो गई, चार्ज की वैल्यू कुछ भी आप यहाँ पर रखोगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाई क्या चार्ज पार्टिकल व्हेन प्रेजेंट एट द न्यूट्रल पॉइंट विल बी जीरो। तो वहाँ पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, ठीक है। हम लोग नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, क्या कहेंगे सर, नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से प्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा, ठीक। तो लिखिएगा थोड़ा सा, कुछ लिखा था सब बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायग्राम खाली बनाया है, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि शुरू भी है, थोड़ा सा कुछ उसके बाद बनाइए, देखना बोला क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लिखा है ना, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले डिफाइन हो गया था, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखिए, इट इज एन इमेजिनरी, इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में लिखिएगा, इट इज एन इमेजिनरी path, it is an imaginary path along which ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये यूनिट है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, along which ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज would tend to move, would W-O-U-L-D, would
tend to move in an electric field, would tend to move in an electric field, in an electric field. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम रखें तो बेटा जिस पाथ को फॉलो करता है वो उस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कहते हैं गुड प्रॉपर्टी जो भी कह लो, CHARACTERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। हो गया? यस सर। पहला पॉइंट लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट, लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम, या इलेक्ट्रिक पूरा ले लो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इन दैट, start from positive charge, electric lines of force start from positive charge and end at कहाँ पे, negative charge, end at negative charge। दूसरा बेटा It does not but it is the tangent at, second point लिखिए, the tangent, अगर आप tangent ड्रा करते हो, the tangent at any point, tangent at any point to the curve, tangent at any point to the curve gives the direction of electric field, gives the direction of electric field at that point. अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट intersect each other, electric lines of force do not intersect each other, electric lines of force do not intersect each other। जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हो जाएगा, आगे लिखिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स does not pass through a conductor, does not pass through a conductor, does not pass through a conductor, कंडक्टर से पास आउट नहीं होता। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डज नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के अगर मान लो लाइन्स ऑफ फोर्स से पास हो रही है, बीच में कोई कंडक्टर आप बदले तो उसमें से वो पास आउट नहीं होती, मतलब उतनी टाइम उतनी जगह ब्रेक हो जाएगा। ठीक, आगे, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू, perpendicular to equatory, perpendicular to equipotential surface, equipotential surface, perpendicular to equipotential surface, perpendicular to equipotential surface, perpendicular to equipotential surface।
हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन आप बोलते उसके परपेंडिकुलर मिलेगी, ठीक है। हाँ, जैसे ये चार्ज है, सबको देने चार्ज पार्टी है। अब यहाँ से जो लाइन साफ फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं ना, लाइन साफ ये है। तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सर्कल। इक्विपोटेंशियल सर्कल का दैट सर्कल सराउंडिंग वन पार्टी जिसकी मर्जी होता वही पहुंच जाता है। कॉलेज स्टूडेंट नहीं है तो क्या आउटर स्टूडेंट रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन को इक्विपोटेंशियल सर्कल बोले थे। इक्विपोटेंशियल सर्कल बेटा दैट सरफेस एट विच ईच एंड एवरी पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल, मतलब किसी चार्ज के सराउंडिंग ऐसा सरफेस जिसके सभी बिंदुओं पर पोटेंशियल का मान, विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसे इक्विपोटेंशियल कहते हैं। समविभव पृष्ठ यदि पढ़ाया गया होगा, समविभव पृष्ठ मतलब किसी आवेश चार्ज के चारों तरफ का वो क्या स्पेस वह सरफेस जिसके सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम सेम होता है, उसे हम लोग नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, नोन एज क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे जितने भी आप सर्किल ड्रा करोगे ये ड्रा कीजिएगा, सेम पोटेंशियल वाले ये सब इक्विपोटेंशियल सेम पोटेंशियल वाले इस सरफेस इस सर्किल के जितने पॉइंट होंगे तब कैसे होंगे इक्वल पोटेंशियल पे होंगे, सबके पोटेंशियल सेम। क्यों? क्योंकि चार्ज मान हमने यहाँ क्यों रखा है, यहाँ से मान लो इसकी दूरी R1 है, पोटेंशियल के फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, 1/4 Q अपान कितना R होता था, तो R की जगह R1। अब इसकी दूरी R1 नहीं है, इसकी भी R1, भाई सर्किल पे जो भी रहेगा वो सबकी दूरी वही है, रेडियस वही है, तो सबके लिए ये सारे जितने पॉइंट हैं ये इक्विपोटेंशियल है रहते हैं। ऐसे मान लो इसकी दूरी हमने R2 ले लिया, अब इसके सर्कल में इसने ड्रा किया, इस स्फीयर के जितने भी पॉइंट्स आपके मिलेंगे सब क्या हो जाएंगे इक्विपोटेंशियल। अब परपेंडिकुलर होने की बात हो रही थी, देखो किसी भी सर्किल पे कोई भी अगर सर्किल है बेटा, इसके सेंटर से मिलाने वाली जितनी भी लाइन रहती है वो हमेशा यानी कि रेडियल वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी यही जा रहा है, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा 90, ये क्या हो जाएगा 90, ये क्या हो जाएगा 90, सारे क्या होते हैं 90 होते हैं। तो यदि इलेक्ट्रिक लाइन आप दूसरे जो होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसा होता है परपेंडिकुलर हो गया। ये उसे कहते हैं क्या हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसा होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। आगे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, the force experienced by a unit positive charge, the force experienced मतलब जिस पे लगेगा, experienced by ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, force experienced by a unit positive charge by a unit positive charge placed at a point in the electric field, placed at a point in the electric field gives the intensity of electric field at that point, gives the intensity of electric field, gives the intensity of electric field at that point, gives the intensity of electric field at that point. Both in magnitude and direction. Gives the electric field at that point both in magnitude and direction. तो उसकी वैल्यू शो करेगा डायरेक्शन, both in magnitude and direction. Both in magnitude and direction. तो magnitude और direction दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो बेटा प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इस पे एक
क्वेश्चन आता है, आपको पूछा गया है कि अगर कोई भी मेटालिक हम लोग एक स्पेयर रख दिया जाए, अगर एक मेटल स्पेयर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसका पाथ कैसा होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो वहाँ से पास आउट होंगी उनका पाथ कैसा होगा। क्वेश्चन आपको सारे कोने लिखने का सब में मिल जाएगा, बोर्ड वाले में भी शायद होगा। देखो ऐसे जैसे मेटालिक हमने एक स्पेयर ले लिया, क्या ले लिया, मेटालिक स्पेयर ले लिया, बोला गया है इसमें एक लाइन्स ऑफ फोर्स तरीके लाइन्स ऑफ फोर्स दिखा रहे हैं, तो कौन सा प्रेजेंटेशन इससे करेक्टली क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, कौन इसको करेक्टली क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। करेक्टली किया ये बीच में का फोकस कर देता है। दूसरा हमने लिया तीसरा हमने लिया ये क्या गोला क्या है सर जी? ये मेटालिक स्फीयर है, ये कोई मेटालिक जो है धातु का बना हुआ गोला है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रख दिया। बोला जा रहा है इनमें से जो हम 4 लाइन से ड्रा करेंगे इनमें से कौन वाला लाइन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन करेगा इलेक्ट्रिक लाइन का आपको। फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ये 4 लाइन में डाल दिया। बोला क्या जा रहा है इन चारों लाइनों में इलेक्ट्रिक लाइन का पोर्शन है, कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये मेटल स्फीयर है। क्या है? सेकंड मेटल स्फीयर। मेटल स्फीयर इनमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक लाइन का? सेकंड। पहला, ये पहला थोड़ा सा डाउनलोड कर देते हैं अगर आपको ना दिख रहा हो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए? सेकंड। तीसरा, चलिए सेकंड। पहला वाले कितने लोग हैं? पहला, फर्स्ट, सेकेंड वाले हाथ उठाओ, सेकेंड, थर्ड वाले, फोर्थ वाले, आप लोग देखिए जो सही वो हमारा है क्यों आजकल जैसे वो नेताजी लड़ते हैं ना निर्दल वाले, जिसके सरकार हो अपनी है उसे हम बोलेंगे चलता जी सर खड़े हो जाओ। क्यों आपकी बात क्यों मानी है, उसके लिए आप कुछ प्रूफ दीजिए जल्दी। जी एब्जॉर्ब करेगा, करेक्ट आंसर विल बी कौन? सेकंड। सेकेंड तो इसलिए नहीं सही बेटा, अभी आपने स्टेटमेंट लिखा कि किसी मेटेलिक स्पेयर से यानी मेटल से इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स से पास ही नहीं होती, और आपका क्या सेकेंड और थर्ड दोनों में क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ये तो स्टेटमेंट लिखा है भाई, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देखो क्या लिखा है, नहीं लिखा होगा। लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट प्रेजेंट, फोर्स डज नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डज नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, ये स्टेटमेंट अभी आपने लिखा है। यहाँ पे तो ये दोनों पास हो रहे हैं बेटा, देखो यहाँ से ये गया तो कंडक्टर के अंदर से जा रहा है ना, तो ये दोनों तो पहले गलत हो गए 100% वाले में, ये दोनों 100% क्या हो गए, गलत हो गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचता बेटा, एक ये है और ये है। देखो मेटल जो होते हैं, जो मेटल की तरफ कोई फील्ड आकर्षित
तो उसे अट्रैक्ट करता है, इंट्रैक्ट करता है, और फिर उसे वो क्या करेगा, इमर्स आउट करेगा, लेकिन उसके अंदर पास नहीं होगा। अभी हमने बोला था स्पेयर कंडक्टर को, कोई कंडक्टर पे जब लेते हैं तो चार्ज जैसे यहाँ पर दिखाया गया था, तो क्या हो रहा है, जितने के स्पेयर बनाए वो रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। ये यहाँ से रेडियली नहीं है, ऐसा नहीं है, रेडियली नहीं है। उसमें मिलाएंगे इसके सेंटर से, देखो ऐसा अपीयर होगा कि सेंटर में आ रहा है और फिर सेंटर से जा रहा है, आता जाता है नहीं, ऐसा अपीयरेंस होता है। तो ये वाला जो आपका है पॉइंट, ये कैसा है आपका, इसलिए ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट होते हुआ क्लियर होगा, यहाँ से फिलहाल ये बार जुड़ता हुआ, तो करेक्ट आंसर विल बी 4, नॉट सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड थर्ड पॉसिबल नहीं बेटा, वहाँ पे अंदर फील्ड होता ही नहीं है कंडक्टर के, और सेकेंड और थर्ड में क्या दिखाया गया है, फील्ड अंदर है, ऐसा फोर्स पास हो रही है, तो ये पास ही नहीं होगी। ठीक हो जाएगा ना, बना दीजिए भाई, वही लिख लीजिए। If a metal sphere is placed in a uniform electric field, if a metal sphere is placed in an uniform electric field, then uniform electric field, then which one is the correct electric lines of force? Which one is the correct representation of electric lines of force? Which one is the correct representation of electric lines of force? कौन सा इनमें से क्या होगा, correct representation होगा। हाँ बेटा, correct representation of electric lines of force हो गया। अभी नल पॉइंट वाला नहीं लिखे हुए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से बना लिया है, ये डायग्राम बना लिए हो, ये भी ये भी बना लिया। नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट नीचे लिखिएगा, नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट जैसे करिएगा। सर जी इस लाइन में ये कहाँ बताया गया कि पास ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा इंटेंसिटी रहती है और दूर कम इंटेंसिटी हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घटती है। इसमें सब लाइन में कहाँ बताया गया, आप समझ ही नहीं पाइए लैंग्वेज। इसी में तो वो दिखाना चाहिए कि ये करेक्टर है, तो इसमें कौन सा लाइन वो वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं वो समझ ही नहीं पाए किस लाइन में। ये यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नहीं है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कंसेप्ट ये भी है कि जो पास जा रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मोर रहते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दूर रहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी है, वो लाइंस की नहीं है। और यहाँ किसको लिख रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है, अभी वो हम डिस्कस कर देंगे आगे। सर अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं सर, कुछ समझ ही नहीं आता, आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आता। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यार, तुम्हारे तो सब में प्रॉब्लम है, तुम्हें अपने में मॉडिफाई तुम कर नहीं सकते हो, दुनिया को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना चाहते हो, अपने हिसाब से हैं अपने हिसाब से अपने में परिवर्तन कुछ करो ना, कुछ अपने में भी चेंजेस करिए। वो चीज़ें जब होती हैं जैसे बताइए यार, जब कोई टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद भी अगर कोई पॉइंट छूटता है तब आप बताओ तो नहीं अभी हुआ है। अभी हम लोग किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी के लिए हमने डिस्कस किया है। और आप जो दिमाग में भरे हुए वो इलेक्ट्रिक क्या इंटेंसिटी यहाँ पे कहाँ ज़्यादा होती है कहाँ कम होती है, तो रियल की बात है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं पहले उसको शांतपूर्वक सुन लिया करिए, ठीक। उसके बाद अगर वो चीज़ें कहीं नहीं कभी डिस्कस हो रही है, पॉइंट कहीं मिस हुआ है, तब आप बोले कि ये चीज़ें छूट गई, ठीक है। सर हम डेली क्लास करते हैं उससे सर सब, अगर तब भी ना हम आपकी बात को समझ पाए तो सर क्या, ये तो आपकी प्रॉब्लम है, क्या बताएं हम आपको यार, कई बार मैंने आपको समझा चुके हैं, एक बार नहीं, आपके लिए सबसे ज़्यादा आप ही को समझाया है। आपकी सर बातों को सुनने को समझते भी बहुत शांति से और बात सोचते भी सर बहुत ज़्यादा है। नहीं तो हम अभी पढ़ाया जा रहा है, ये आप सोच रहे हैं कुछ और, तो कैसे यहाँ मिल जाएगा। तो सर कैसे हम समझें कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, तो हम अभी क्या हेडिंग आपने डाला है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, अभी हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी आगे हेडिंग आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
तो जो पॉइंट आप रख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी, बुझे? तब अब उल्टा पढ़ेंगे रामायण, अब देखेंगे महाभारत का सीन, तो कैसे दोनों साथ आ पाएगा यार? इसीलिए तो हर सब्जेक्ट में कंफ्यूज रहते हो, इसीलिए परेशान रहते हो। ऐसा नहीं है, आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप मेहनत नहीं करते, मेहनत करते, लेकिन मेहनत करने का तरीका थोड़ा सा गड़बड़ है। रास्ता दिखाने वाले सर आप। अब रास्ता दिखाते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है कि हमारा हाई पॉइंट में नहीं आया है अभी, अगर नहीं आया तो पूछ लो, वहीं बता दिया जाएगा। बस वो पॉइंट की जब जगह आएगी तो उसको बता दिया जाएगा। जैसे आज का इतना प्रॉब्लम थी खाली, अब इतना टाइम इन्होंने क्यों किया, ये तो खाली पूछना क्या था कि सन फील्ड इंटेंसिटी कहाँ जाते हैं, जहाँ लाइन ऑफ फोर्सेस पास होती है वहाँ फील्ड की इंटेंसिटी क्या बनी जाती है, ज़्यादा होती है। जहाँ लाइन ऑफ फोर्सेस दूर दूर होंगी वहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम। इतने पॉइंट आपका है जी सर। लेकिन पॉइंट में सर जो ने प्रयास की कि जो अपनी तरफ अटैक करके पास कर रहा है वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कलेक्ट करेगा, वो कभी इस हिसाब से इसको सोच के सेकंड आंसर दिए थे। हमारा गलत हम जान रहे सर, उसको नहीं, बट हम उसको यहाँ पर क्यों सोचने लगे सर? आपकी बात तो ये सब अभी आपको पॉइंट क्या लिख रहे हैं कि कंडक्टर के थ्रू कभी भी लाइन ऑफ फोर्सेस पास नहीं होती, बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना था। तो वही वाला हम सर समझे नहीं, समझने के तरीके से ना। अब आप ये जबरदस्ती करोगे कि ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं बताएंगे, वो चीज़ यहाँ की नहीं वही बताई जाएगी ना। अब वो पढ़ा रहे हैं स्टैटिक मैग्नेटिज्म का, यहाँ पे ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा? ठीक, ऐसा तुम्हारे में जब मिल रहते हैं कोई चीज़ है, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आप उसको देख लो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ लीजिए। अभी अब ये तुम कहोगे कि नहीं यहाँ पे क्यों नहीं चाहिए, तो यहाँ करेंगे तब तब करेंगे ना। वो दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ नहीं समझ, जैसे इन्होंने पूछा ये अभी इसके पहले डिस्कस किया जा रहा था इक्वेटोरियल पोटेंशियल परपेंडिकुलर कैसे होता है, संविभव, ठीक, तो उसको बताया गया ना। लेकिन उन्होंने पूछा, अब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है, बताया गया तो हम सर ये पूछे कि यहाँ पर ये लाइन किस लाइन में, मुझे लगा शायद इंग्लिश में वही लाइन बता दिया, अगर हम समझ नहीं पाए वो लाइन कभी आई नहीं, तो वही सर तभी हम खोज रहे हैं कि वो लाइन आई क्यों नहीं, और लाइन पूछना चाहिए ना, फिर ये वाला चीज़ नहीं हुआ है। इसीलिए तो सर जब ये लाइन खत्म हो तब पूछे कहाँ पर है। यहाँ पे नेट फील्ड जीरो, ठीक, नेट फील्ड जीरो होगा तभी हम क्या करेंगे, नल पॉइंट करेंगे। अभी पॉजिटिव चार्ज है, आपको निगेटिव दिया है, ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज से इधर सीधा फील्ड जनरेट होगा, निगेटिव की तरफ से इधर ही आएगा, तो यहाँ किसी बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो फील्ड का जीरो होगा तो थोड़ा सेम अपोज करेंगे, सेम और अपोज कर करेंगे तो दोनों का नेचर कैसा होगा, सेम, इसलिए फील्ड के लिए वहाँ जीरो नहीं होगी, मगर वहाँ नल पॉइंट अगर एक प्लस दूसरा माइनस है उनके बीच में कहीं नल पॉइंट आप ऑप्शन नहीं कर सकते। तो लिखिएगा नल पॉइंट, ये नोट कर लिया था, नल पॉइंट लिखिए। देखो जो चीज़ किसी को नहीं समझ में आता है ना उसको पूछ लिया करके, जैसे कोई पॉइंट आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हो सकता है कि दिमाग में आपको कुछ चल रहा हो और वो चीज़ें अभी ना डिस्कस हुई हो और वो बार बार आपको क्लिक कर रहा था, अगर कोई चीज़ परेशान करे तो आप ये चीज़ पूछ लीजिए, ठीक। लेकिन इस तरह से नहीं कि ये अभी यहाँ क्यों नहीं हुआ, वो जहाँ ज़रूरत होगी। आपके देखो दो चीज़ें हैं, बोर्ड और बोर्ड का जो पढ़ने का पैटर्न है वो जिस बुक से आप पढ़ते हो वो थोड़ी सी अलग है, यहाँ थोड़ा सा पैटर्न आपका अलग है। यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे लेकिन वो हमें कब किसकी ज़रूरत है और किससे कोरिलेट हो रहा है और किससे जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। बोर्ड में क्या है, जो बुक में लिखा हुआ है उससे गाड़ी वहाँ टीचर पढ़ाता है, वो दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे अभी आप परसों ही पूछ रहे थे लाइन साहब को आपने क्यों आज पढ़ाया गया, ठीक, तो हमने कहा था जब उसकी आएगी जरूरत, जहाँ हमें जरूरत आएगी वहाँ उसको पढ़ा देंगे। लेकिन अब वो चीज़ आप दूसरे दिन और नहीं चाहे, वो चीज़ कोई चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, जो भी पूछी जाती है आपकी कंडीशन में, बोर्ड का नहीं वो करता, बोर्ड में चीज़ें रिलेट करोगे तो यहाँ यूज नहीं, ठीक। लेकिन जो आपके कंपटीशन में किसी भी कंपटीशन में आप आ रहे हैं आपके लेवल पर वो छूटेगी नहीं,
जी आप देखते तो नहीं है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। हाँ, आप जैसे ये हो सकता है कि आप कुछ पढ़ के आए हो, जैसे आपकी किताब में सीक्वेंस कुछ और लिखा हो और अभी कोई चीज़ और चल रहा हो, ये पॉसिबल है क्योंकि वो बुक आपके लेवल की, बुक की लेवल की थी। अभी जो है हम लोग क्या अपने अकॉर्डिंग करना, जिसकी ज़रूरत है उससे अकॉर्डिंग लिया जाता है। जी। ये आपका आगे पीछे हो सकता है, बट कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आपकी छूटेगी, कोई चीज़ आपको पूछी जानी और वो ना बताएगी। जी ठीक, इसके लिए आप बेफिक्र लेंगे। यस। नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट। देखो नल पॉइंट तो चार पार्टिकल के बीच का वो पॉइंट होता है जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। उस पर अगर किसी चार पार्टिकल को हम लोग रखेंगे तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो देखिए क्या है नल पॉइंट। देखिए द पॉइंट बिटवीन टू सिंगल चार्जेस, point between two single charges, the point between two single charges at which the point between two single charges at which resultant electric field intensity will be 0. Resultant electric field intensity will be 0. Resultant electric field intensity will be 0. ठीक, are called null point or neutral point. Called null point or neutral point. Null point or न्यूट्रल पॉइंट, उसी को हम लोग रखते बेटा नल पॉइंट या कह लेंगे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, और नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट। ठीक, अब देखो यहाँ पे कैसे दिखाएंगे बेटा, वैसे चार्ज केवल ये यहाँ पे चार्ज की सपोज है जिस नल पॉइंट की जो डिस्टेंस है बेटा ये इधर से आ रहा है, इधर से कितना लिया r²। तो कंडीशन क्या होता है यहाँ पे फील्ड एट नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट E1 की जो वैल्यू होगी E1 प्लस E2 इक्वल टू कितना 0 होना चाहिए, नेट फील्ड इंटेंसिटी 0 होना चाहिए। यानी कि E1 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो माइनस ऑफ E2 की क्या होना चाहिए बराबर, माइनस होगा अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। इस केस में आपका E1 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन r Q1/r1² इक्वल टू 1/4 पाई माइनस है खाली रोल है कि डायरेक्शन को प्रेजेंट करने के लिए उसका आपको मतलब ये r² है, ये साइड का क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, तो आगे Q1/r1² इक्वल टू 2/r क्या ठीक। तो यहाँ से इस फार्मूले की हेल्प से आपको अगर कोई चार्जेस की वैल्यू दी गई है और एक टर्मिनल से हमें r की वैल्यू दी गई तो दूसरा निकाल सकते हैं, या जो आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है इन दोनों के बीच की दूरी दे दी जाती है, दोनों के बीच की टोटल दूरी r दे दिया जाएगा। माइनस साइन का रिप्रेजेंट करता है कि इसकी वजह से डायरेक्शन था, इसकी वजह से डायरेक्शन नहीं, नेगेटिव साइन को अपोजिट डायरेक्शन, कौन सा अपोजिट डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, अपोजिट किसको शो करता है डायरेक्शन को। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है अगर टोटल दूरी दे दी जाए, जैसे हमने क्वेश्चन निकाल लीजिए हो गया इतना, तो लिखिए नोट कर लो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए टू चार्जेस
ऑफ मैग्नीट्यूड, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 8 कूलम and 2 कूलम respectively, 8 कूलम and 2 कूलम respectively are 8 कूलम and 2 कूलम respectively are respectively क्रमशः और respectively are present at distance 20 centimeter apart, present at distance 20 centimeter apart, कितने सेंटीमीटर, present at 20 centimeter apart, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर से रखा गया है, present at distance 20 centimeter apart, ठीक, एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर ऑफ अपार्ट, हाँ 20 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी को कितना किया गया है, रखा गया 20 सेंटीमीटर अपार्ट, देखिए 20 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक, देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ, देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ, फाइंड डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट from 2 कूलम, न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम 2 कूलम चार्ज, फ्रॉम 2 कूलम चार्ज, 2 कूलम वाला जो चार्ज है उससे न्यूट्रल पॉइंट की दूरी कितनी होगी ये बताना, 2 कूलम वाले से आपको डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस दिया है, उसके बाद R1 प्लस R2 की वैल्यू टोटल 20 सेंटीमीटर की देगा, ठीक, अब निकालेंगे कैसे निकालेंगे, एक सेकंड, 0.4 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि 13.3 कहाँ से निकाला आपने, किस चार्ज से, 20 से सर जी, जिसके जो ज़्यादा चार्ज रहेगा उसके पास होगा, उससे दूर न्यूट्रल पॉइंट 6.66, 6.66, स्मॉलर चार्ज 2 कूलम से
2 कूलम के पास रहेगा 6.6 से और उसके बाद 13 होगा। और कोई होगा देखिए कैसे हाँ जी सर, 2 पॉइंट वाले 6.66। ये 8 ये पूरे पूरी जगह 20 सेंटीमीटर। अगर मान लो नल पॉइंट याद रखिए, हमेशा नल पॉइंट स्मॉलर चार्ज के पास में होगा और लार्जर वाले चार्ज से दूर होगा। ठीक, तो अगर हमने यहाँ मान लिया कि मान लो हम ये नल पॉइंट की पोजीशन है, ये टोटल 20 धागे से हम आर मान ली दूरी बेटा, ये दूरी हो जाएगी 20 माइनस कितना 20 मीटर बदल लो 0.2 माइनस आर, 0.2 माइनस आर हो जाएगा। फिर आप नहीं बदलेंगे तो भी आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बदलने में इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो लिखते हैं 9 × 10⁹ वाला फैक्टर वो ऐसा ही यूनिट में आता है। ठीक, इस पॉइंट पे नेट फील्ड 0 है, इसका मतलब इधर की वजह से E1 इधर की वजह से E2 दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर होगा तो 0 आएगा। E1 = E2। अब फार्मूला हम लोगों ने लिखा था Q1/R1 की जगह पे R² = Q2/R2 की जगह पे 0.2 माइनस R का क्या, ठीक है ना। हमें R की वैल्यू चाहिए बेटा, हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे Q1 का मान 2 है, R की वैल्यू चाहिए R² = इसकी वैल्यू है R और इसकी वैल्यू 0.2 माइनस R का होल स्क्वायर। तो 2 4 का कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हैं। इसको हो जाए, इसको लिख सकते 1/R का बेटा होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। अरे 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो 1/R का होल स्क्वायर, इधर हमने तो 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2/0.2 माइनस R पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे नीचे वाले का स्क्वायर था ना, इसे भी स्क्वायर के टर्म में लिख देंगे, 2 कर दिया, दोनों साइड से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0.2 माइनस R = 2R। इस R को क्या करा जाए, इधर ले लो, R को इधर ले तो 0.2 = 2R + R, माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3R = 0.2। तो R की वैल्यू निकालोगे तो 0.2/3, डेसिमल लगाओ तो हो जाएगा 2, 2 में जाएगा नहीं, फिर 0 बढ़ाओ तो हो गया 20, 3 6 का कितना 18 बचा 2, फिर 6 6 का यानी 0.666 या 0.60066, इतना मीटर यहाँ लगेगा, इतना मीटर है। इसी को हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो 6.67 इतना सेंटीमीटर। हमारा आंसर सही था सर, ये इस वाला 4 से हमारा आंसर सही था सर। हाँ, इस वाला 4 से लगे बहुत दिन बाद सही है। तो आज तो पार्टी देना है। ठीक, 6 पॉइंट कितना हो गया, 67 सेंटीमीटर के बराबर। इसको सर पैथागोरस पढ़ने के लिए जाके बहुत ये लगाया वहाँ तक लेके बैठा जाता है, गुणनखंड तक पहुँच गए थे, इसके बाद सर कितना बड़ा कैसे काटा है, तब मेथड कहाँ बता हो गया ना। चलिए भाई, तो हम लोग ने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट चार्ज। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके हो गए, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से भी हम लोग ने कन्वर्शन वगैरह। अगर मीटर में ना बदलते तब भी तो आंसर आ जाए, मीटर में ना बदलते तब भी ऐसा नहीं है, लेकिन तरीका होता है उसे मीटर में काउंट कर लीजिए, और आप नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। ओके बेटा, समझ गए कि घर छाप दिया, समझ हाँ जी देखिए, हम लोग टेंशन नहीं लेते हैं, कौन सा दर्द करेगा कि पागल बगल हो गया तो पढ़ते में पागल नहीं होता है, बिना पढ़े पागल हो गया, पढ़ने वाला केवल पागल नहीं होता है, बिना पढ़े सोचने वाला पागल हो जाता है। क्या मतलब पढ़े कुछ नहीं, भैया हमारा IAS नहीं हो रहा है, ठीक, हम डॉक्टर नहीं हो रहे हैं, तो पागल कौन होता है, बिना पढ़े बिना मेहनत किए अगर वो सोचता है कि हमें ये हो जाना चाहिए, तब वही पागल होता है।
पढ़ के कोई पागल नहीं, जितने पढ़िए पढ़ने से पागल नहीं होते। ठीक, इन्होंने कहते ज़्यादा पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएंगे, कोई पढ़ के नहीं पढ़ाता है। नेक्स्ट आता है, अब दो चीज़ें। अभी हम लोग डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी के लिए फील्ड लिखेंगे। डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी से आप चार्ज स्फीयर को चार्ज दिया गया है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, रिंग है, रॉड है, सीट है, डिफरेंट केसेस में बोर्ड में भी आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक, उससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो हमारा क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है अलग अलग पॉइंट पर, वो क्या होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है समझ नहीं दिखाएंगे, पढ़ के आइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। किताब में आपके आगे पीछे हो सकते हैं, किताब में ये बोर्ड की किताब में शायद नेक्स्ट यूनिट में दिया गया है, जहाँ भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। एक एक्सियल पोजीशन पे दिया होगा और एक इक्वेटोरियल पोजीशन। हाँ, ये बटे 4 अच्छे स्थिति पढ़ के आइएगा। तो सर क्यों ये बराबर क्यों ई वाला लगेगा, इसमें टर्म करने प्रयास करेगा। अब घर पे कर यहाँ देखो इलेक्ट्रिक होता क्या है, बोला जाता है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब जब दो बराबर और विपरीत आवेशों को एक दूसरे से कॉम्बिनेट करके रखा जाता है, इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल जिससे पी बराबर q ये 2l इनके बीच की टोटल दूरी होती है बेटा। 2l जो होता है दोनों चार्जेस के बीच का टोटल डिस्टेंस होता है। इसमें भी न्यूमेरिकल लगाते समय बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, उसमें बोला जाता है दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है और चार्ज की वैल्यू मान लो 4 प्लस माइनस 4 क्या है माइक्रोकूलम में तो फाइंड करना होता है डायपोल मोमेंट। तो क्या करेंगे Q 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। L की जगह क्या रखेंगे 2 × 20। अरे भैया ये 2L की वैल्यू ही वो दी जाती है तो वहाँ पे 2 से फिर मल्टीप्लाई नहीं करना रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात आती है जो जब हम लोग माइनस से प्लस की तरफ जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक में फिजिक्स में वो हम लोग पढ़ते हैं माइनस से प्लस की तरफ। इसका डायरेक्शन जो होगा माइनस चार्ज की तरफ प्लस चार्ज की तरफ। जस्ट इसी का उल्टा होता है केमिस्ट्री में। आपको सर ने पढ़ाया होगा केमिकल बॉन्डिंग, पढ़ाया है ना, पढ़ा चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े होंगे, पढ़ चुके हैं नहीं कभी नहीं पढ़े। चलिए जब भी पढ़ाएंगे सर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। केमिस्ट्री में प्लस से माइनस की तरफ और फिजिक्स में माइनस से प्लस की तरफ, बस इतना ही अंतर है। बाकी सब जो वहाँ पढ़ते वही यहाँ पे है। वहाँ Q × D लिखते हैं, यहाँ Q × 2L लिखते हैं। ठीक, Q × 2L इसलिए लिया जाता है क्योंकि अभी जब हम लोग डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पढ़ेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो वहाँ पे जो फार्मूला होता है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर L लिखेंगे तो जहाँ पे आपका क्या आएगा वहाँ पे L/2 की टर्म में आएगा तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए डिस्टेंस को 2L से दिखाया जाता है। हो जाएगा। तो ये केस आपका होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल लिख लीजिए तो राइट, तब उसके बाद फिर उसके फील्ड पर लिखा जाएगा। जल्दी करिए लेके चलेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल लिखिएगा व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस are separated by when two equal and opposite charges are separated by two equal and opposite charges are separated by a small distance separated by a small distance then combination is known as the combination जो बनेगा आपका combination is known as electric dipole. Combination is known as electric dipole. Combination is known as electric dipole.
मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2L डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू कितना पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होगा किसमें, फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। अब थोड़ा पढ़ के क्या यूनिट लिख लीजिए, ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। डायमेंशन बता देंगे, डायमेंशन होगा, देखो मीटर का होता है यार, कूलाम होता है आई इंटू टी, यानी एम इंटू टी इंटू ए, या आप करके लिखेंगे एम की पावर 0 एम टी ए, लेकिन एम की पावर 0 है, इसकी क्वांटिटी पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है। ठीक, चलिए इतना कर लीजिए, फिर करवाते हैं आपका।